नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट 27 अगस्त 2024 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जिसमें कि हमने शिफ्ट 2 को लिया हुआ है। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नों के आंसर पर चर्चा करेंगे और जो भी प्रश्न क्लेम युक्त होंगे, जिन पर आप आपत्ति कर सकते हैं, उन प्रश्नों को भी हम रेखांकित करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के सहयोग से ही ये क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है। टेलीग्राम चैनल में कुछ विद्यार्थियों ने भेजा। आंसर की मुझे नहीं मिल पाई क्योंकि शायद आईडी और क्या-क्या पासवर्ड लगाने के बाद आंसर मिल रहा है। तो हमने खुद प्रश्नों को हल करने की कोशिश की है और सही उत्तर तक पहुँचने का प्रयास किया है। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूछा गया है, संस्कृति के 4 अध्याय किस लेखक का भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है? सही जवाब हो गया रामधारी सिंह दिनकर। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि दुल्हन अंगिया काहे न धुआई में कबीर का अंगिया से क्या तात्पर्य है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शरीर है। अंगिया का मतलब यहाँ पर शरीर है और अगर आप कबीर नामक पुस्तक देखेंगे तो इसमें इसका अर्थ बताया गया है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया कि अमृतसर आ गया कहानी में बाबू की मुस्कान विभत्स होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? सही जवाब है विभाजन की विभीषिका का प्रभाव। अगला प्रश्न है, सिय मुख शरद कमल जिमि किमि कही जाए, निस मलिन वह निस दिन यह बिगसाए में कौन सा अलंकार है, हमें बताना है। सही जवाब हो गया व्यतिरेक अलंकार है। अगला प्रश्न है, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। लग रहा है कि आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बनाया गया था। पूछा गया कि किस कहानी से लिया गया है? सही जवाब है ईदगाह। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं का उनकी विधाओं के साथ सुमेलित सही युग्म का कौन सा है? तो रचनाएं दी गई हैं, प्रेमचंद घर में जो कि जीवनी के तौर पर है, एक कहानी यह भी जो कि आत्मकथा के तौर पर है, और अरे यायावर रहेगा याद जो कि यात्रावृत्त के तौर पर है। तो आप देख रहे हैं कि सही युग्म हमें चुनना है। सही जवाब हो गया सी और डी। ठीक है, आगे के लिए जरूर इस प्रश्न को आप ध्यान में रखें। देखने में एक एक प्रश्न है लेकिन इसमें कहीं न कहीं 5 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। सही जवाब हो गया सी और डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम में लगाना है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, श्री शंभू के चिट्ठे कविता क्या है, संस्कृति और सौंदर्य। तो अगर आप सिलेबस बढ़िया से देखे होंगे और केवल निबंधकारों को भी जानते रहेंगे तो भी इस प्रश्न का सही जवाब आप बता देंगे। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है ACDBE। ठीक है, पहले नंबर पर भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, दूसरे नंबर पर शिव शंभू के चिट्ठे, तीसरे नंबर पर कविता क्या है और चौथे नंबर पर नाखून क्यों बढ़ते हैं, पांचवें नंबर पर संस्कृति और सौंदर्य। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं प्रश्नों को क्योंकि अभी आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी हमारा फोकस है कि सही उत्तर तक हम जा पाए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संबंध में कौन से सही कथन है, इनका चयन हमें करना है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं और उन अंगों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और कहा गया कॉलरिज ने कल्पना के 2 भेद माने हैं। इलियट ने परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध में घोषणा की कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्ति से पलायन है। आई रिचर्ड्स ने वृत्तियों को 2 वर्गों में बांटा। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ विचार करते हुए रिचर्ड्स ने 4 प्रकार के अर्थों का उल्लेख किया है। तो हमें यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। सही जवाब है बी, सी और ई। ठीक है, बी, सी और ई जो ऑप्शन यहाँ पर बन रहे हैं वो सही जवाब है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी है, इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। सही जवाब हो गया 1944। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, नागमती वियोग खंड में पीयू वियोग अस बाउर जीव में बाउर शब्द का अर्थ क्या है, हमें बताना है। सही जवाब है बाउर का मतलब बावला होना। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो कि सूची 1 से सूची 2 का मिलान पर आधारित है। एक तरफ कवियों का नाम है, दूसरे तरफ उनकी रचनाएं। ठीक है, श्रृंगार रस मंडन, चंद छंद वर्णन की महिमा, 84 वर्षों की वार्ता, अगहन महात्म्य। तो हम मिलान करते हैं, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है
ऑप्शन चौथा हो रहा है वैकुंठ अगहन महात्म्य जो है वैकुंठ मणि शुक्ल का है। श्रृंगार रस मंडन जो है, आप जानते हैं कि श्रृंगार रस मंडन जो रचना है, बी का ऑप्शन देखें तो यहाँ पर 3 हो रहा है। श्रृंगार रस मंडन यहाँ पर हो रहा है आपका विठल नाथ का, ठीक है। बी का 3 हो गया। गंग कवि का चंद छंद वरण की महिमा, तो इसका जो कूट बन रहा है यहाँ पर आप देखेंगे कि ए का 4 बन रहा है, अब बी का 3 बन रहा है, सी का 1 बन रहा है और डी का 2 बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि मैं तो चाहता हूं सबको अपने अपने अधिकार सौंप कर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूं। उपरोक्त कथन किस नाटक से लिया गया है? सही जवाब है महाभोज। अगला प्रश्न है कि दो फकीर शहर आशोभ गाते हुए हाल में पहुंचते हैं और स्टेज पर जाते हैं। कफनी पहने हुए, एक हाथ में कशकोल और तस्बीह। आगरा बाजार से पंक्तियां उठाई गई हैं। इसमें पूछा गया कि कशकोल का अर्थ क्या है? तो जब आप नाटक पढ़ेंगे तो ब्रैकेट में लिखा गया है भिक्षा पात्र। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है जो कि सुमेलित पर ही आधारित है। कहानियों को सुमेलित करना है कि दुलाई वाली, इंदुमती, कानों में कंगना, उसने कहा था, ये कहानियां कब कब लिखी गई हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि दुलाई वाली जो कहानी है 1907 में, इंदुमती 1900 में, कानों में कंगना 1913, उसने कहा था 1915। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा हो रहा है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से हमें असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि असत्य कथन हमें बताना है। 5 कथन दिए गए। पहले जब एग्जाम हुआ करता था तो 5 में से 3 फुट बना दिए जाते थे, कभी कभी 4 बना दिए जाते थे। लेकिन इस बार एनटीए ने थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट किया हुआ है जिसमें कि 2 कथनों को ले रहा है। 5 कथनों में से हमें सही उत्तर बताने हैं जो कि असत्य कथन के तौर पर है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए और सी। कहा गया कि पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है, जो कि गलत है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये अर्ध मागधी से हुआ है। और कहा गया कि अर्ध मागधी कौशल के आसपास विकसित हुई है, ठीक है। तो ये कथन भी क्या यहाँ पर गलत हो रहा है। तो सही जवाब क्या है यहाँ पर ऑप्शन ए और सी। अगला जो प्रश्न है नई समीक्षा से रिलेटेड पूछा गया और पूछा गया कि सत्य नहीं, ठीक है। ऊपर के क्वेश्चन में आपने देखा कि असत्य लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर सत्य नहीं है। कुल मिलाकर हमें बताना है असत्य कौन है, ठीक है। तो इसमें भी 5 ऑप्शन दिए गए, 2 ही को बताना है। तो कहा गया कि नई समीक्षा ने विक्टोरियन नैतिकता को साहित्य की मूल वृत्ति माना है, ये इसके हिसाब से सत्य नहीं है। और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया कि नई समीक्षा आलोचक की जिम्मेदारी किसी कलाकृति के गुण अर्थ के उद्घाटन से जोड़ती है, भले ही उसे प्रभावपरक हेत्वाभास से गुजरना पड़े। तो ये भी यहाँ पर क्या हो रहा है गलत हो रहा है। सही जवाब हो गया यहाँ पर सबसे उपयुक्त आंसर के रूप में कि जो सत्य नहीं है वो कौन कौन है, बी और डी है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में भक्ति काल के कवियों द्वारा लिखित काव्य पंक्तियां कौन सी हैं? तो भक्ति काल के कवियों द्वारा लिखी गई पंक्तियां कौन कौन सी हमें बताना है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर असवन जल सींची सींची, प्रेम बेल बोई, और फिर इसके बाद मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरियों को, ठीक है। और इसके बाद हो गया ताही छन उडुराज उदित रस राज सहायक। तो जो सही ऑप्शन बन रहा है ए सी ई बन रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, मुझको बहुत तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं। भारत दुर्दशा नाटक में किन पात्रों के बीच में आपसी संवाद हुआ है हमें बताना है। सही जवाब है भारत दुर्दे और मदिरा के बीच में ये बातचीत हुई है, संवाद हुआ है। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास में निम्नलिखित वाक्य किसके संदर्भ में कहा गया है? शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। ये किसके संदर्भ में ये बात कही गई? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा ओमकार नाथ। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित समाचार पत्रों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। 5 यहाँ पर समाचार पत्र दिए गए हैं, उसके आधार पर जो इनका सही क्रम है ऑप्शन तीसरा है कि बनारस अखबार पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सुधाकर। आपके दिमाग में प्रकाशन वर्ष भी आना चाहिए, हमने इस पे पहले भी चर्चा की है। और बकायदे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी गद्य साहित्य के विकास में क्या योगदान रहा है उस वीडियो में हमने चर्चा की हुई है, आप देख भी सकते हैं। क्योंकि मैं विस्तार से किसी प्रश्न पे नहीं चर्चा कर रहा हूं, इसलिए बस आंसर बताने की कोशिश हमारी यहाँ पर है। तीसरे नंबर पर
आप देख रहे हैं कि प्रजा हितैषी है, चौथे नंबर पर लोकमित्र और पांचवें नंबर पर ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम क्या है। 5 रचनाएं दी गई हैं, उसमें हमें बताना है। प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, संस्कृति के 4 अध्याय, अरे या यावर रहेगा याद, एक कहानी अभी। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखिए कि कौन कौन सी रचना कब कब प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो खुद आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसका ये क्रम हो सकता है। तो जो क्रम हो रहा है ADCBE हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है आचार्य मम्मट द्वारा निम्न पंक्तियों में किस प्रयोजन की ओर संकेत नहीं किया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि काव्य प्रयोजन के दृष्टिकोण से मम्मट का जो भी उनकी परिभाषा रही है, विशेषताएं रही हैं, वो काफी चर्चित रही हैं। तो 6 तत्वों के बारे में उन्होंने बताया था, जिसमें कि लोकोपदेश का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। तो कुल मिलाकर ये जो यहाँ पर श्लोक दिया गया है, इसी का अर्थ पूछा गया है और लोक उपदेश की बात नहीं की गई, बल्कि कांता समित उपदेश की बात यहाँ पर की गई थी। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। सही जवाब है 1873। और एक कथन आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि हिंदी नए चाल में ढली, ये भी कई बार सवाल पूछा गया है और उसका भी आप वर्ष देखेंगे तो 1873 ही है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। उपरोक्त पंक्तियां आषाढ़ का एक दिन के कौन से अंक से ली गई हैं। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, तीसरे अंक से ली गई। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं पर विचार करना है और जो भी रचनाएं दी गई यहाँ पर इसको आप मतलब क्लेम में डाल सकते हैं। जो रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं वैसे मान लीजिए ध्रुव स्वामिनी पहले से ही गलत है। ठीक है, और आधे अधूरे को यहाँ पर बता दिया गया कि ये भी गलत हो गया। ठीक, और अंधा युग को बता दिया गया। 3 ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो डी और ई जो ऑप्शन होना चाहिए वो सही होना चाहिए, लेकिन आप विकल्प में देखेंगे कहीं पर डी ई है नहीं। ठीक है, तो इसको आप क्लेम में डाल सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए था डी और ई होना चाहिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है आदिकाल में लिखी गई रचना आल्हा जगनिक की मूल भाषा इनमें से कौन सी है। तो जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें सही जवाब बुंदेलखंडी होगा, लेकिन आप इसको क्लेम में डाल सकते हैं क्योंकि बुंदेलखंडी नाम से कोई बोली नहीं है, बल्कि आप बुंदेली अगर बोलते तो ये कुछ ज्यादा सटीक यहाँ पर होता। ठीक है, वैसे अगर आप ये लगाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्लेम करना चाहे तो जरूर इसको क्लेम कर सकता है। अगला प्रश्न है कि एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है। सही जवाब हो गया आत्मकथा है। किसकी है? मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना हमें यहाँ पर। ठीक है, तो प्रेम संपत्ति लता, प्रेम पुष्पावली, वर्षा विनोद, जीर्ण जनपद इत्यादि रचनाएं दी गई हैं, रचनाकारों का नाम है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा कि ए का 3 हो गया वर्षा विनोद। ठीक है, इसी तरीके से एक और है बिंदु विनोद करके रचना है, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग जरूर अपने ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ए का 3 हो गया, बी का हो गया 4 जीर्ण जनपद, और सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है जो कि सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। शब्दार्थों से तो काव्यम तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा। काव्य शब्दार्थ शब्दोयम गुणयालंकार संस्कृतियो शब्दार्थयो वर्तते, ये आपको वामन ध्यान में रखना है। फिर तद्दोष शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, जो दिया गया है ये मम्मट का हो गया, और वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का। तो बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, बस आप सही से इसको टिक कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही है। हमें सही युग्म के बारे में बताना है। महादेवी वर्मा, ठकुरी बाबा, तुलसीराम मुर्दहिया, जामुन का पेड़ दिनकर को बताया जा रहा है, जबकि आप जानते हैं कि कृष्णचंद्र का है। विवेकी राय भोलाराम का जीव, जबकि आप जानते हैं कि हरिशंकर परसाई का है। रमणिका गुप्ता आपोहुदरी। तो सही युग्म हमें यहाँ पर बताना है, तो जो सही युग्म ए बी और ई होना चाहिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि मनुष्य को अक्सर सोचने वाला पशु कहा गया है। मनुष्य को अक्सर सोचने वाला पशु कहा गया है, यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई। तो सही जवाब हो गया इतिहास चक्र से। अगला प्रश्न है कि आधुनिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सत्य की बात की जा रही है ए सी और ई जो ऑप्शन है आधुनिकता के संदर्भ में सत्य है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि मीरा की काव्य पंक्तियों के संदर्भ में
कौन से कथन असत्य है। तो यहाँ पर 5 पंक्तियां दी गई हैं, हमें असत्य बताना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिए कि असत्य बताना है। और तो असत्य क्या हो गया, बी और ई ऑप्शन जो हो गया वो असत्य हो गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला जो प्रश्न है ये भी सूची मिलान पर आधारित है, जिसमें एक तरफ संपादकों का नाम है, दूसरे तरफ पत्रिका का नाम है। पहल, नई कविता, अभिप्राय, आलोचना। तो इन पत्रिकाओं का अगर हम मिलान करेंगे तो जो सही ऑप्शन हो रहा है वो ऑप्शन पहला हो रहा है। ठीक है, कि ए का 3 हो गया, फिर बी का 1 और सी का 2 और डी का हो गया आपका 4। इसमें आप देख लीजिए कौन सी पत्रिका आपको नई लग रही है, तो उसको ध्यान में आप रख लीजिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है वो भी सूची पर आधारित है, जो कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र से रिलेटेड रचनाएं हैं और रचनाकार। पेरिपोएटिक्स, बायोग्राफी लिटरेरिया, द सीक्रेट वुड, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। प्रश्न देखिए बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं आए हुए हैं, कुछ कुछ प्रश्न हैं जो कि कठिन हो सकते थे। तो यहाँ पर अगर हम मिलान करें तो इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा हो रहा है, कि पेरिपोएटिक्स जो है अरस्तू का है, बायोग्राफी लिटरेरिया कॉलरिज का, और सेक्रेट वुड्स जो है जो रचना है टी एस इलियट का, और प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आई रिचर्ड्स का। आगे बात करें, अज्ञेय के संबंध में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य की बात हमें बताना है। तो इसमें जो सही कूट बन रहा है बी और सी, यानी कि कहा गया कि चिंता नामक कविता संग्रह 4 खंडों में है और हरी घास पर क्षणवट कविता में प्रतीकात्मक शैली के अंतर्गत मृत्यु का चित्रण किया गया है। ये दोनों कथन जो है आगे के संदर्भ में असत्य है। बी और सी इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आपके सिलेबस से हूबहू ये क्वेश्चन उठाया गया है। अगर आप सिलेबस भी थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो इसको तुरंत बता देंगे आप। नामवर सिंह का जो निबंध लगा है संस्कृति और सौंदर्य, कुबेरनाथ राय का जो निबंध लगा है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, सरदार पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त के आमुख के अनुसार कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के आमुख को आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके आधार पर जो असत्य कथन है वो है ए और बी। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े घोड़े दौड़ते रुपए की क्या कमी है। परीक्षा गुरु उपन्यास के अंतर्गत यह किसका कथन है। तो सही जवाब है लाला ब्रज किशोर। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है आकाशदीप कहानी के संदर्भ में और पूछा जा रहा है कि सबसे उपयुक्त उत्तर हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही है कि दोनों बंदी नाव स्वतंत्र रूप के कारण मुक्त हो गए, और फिर है कि चंपा आजीवन दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, और सीई बताया जा रहा है कि बुद्धगुप्त ने चंपा से कहा कि छोटी नाव इधर घूमना ठीक नहीं। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए सी ई। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी उपन्यास के खंडों को उसके शीर्षकों के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो पहला खंड जो है उषा और ईश्वर, दूसरा खंड बीज और अंकुर, तीसरा खंड प्रकृति और पुरुष, और चौथा खंड पुरुष और परिस्थिति। आगे के लिए भी जरूर इसको ध्यान में रखिए। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो यहाँ पर रचनाओं का नाम दिया गया। ठीक, अलग अलग रचनाएं, कुछ कहानियां कुछ उपन्यास हैं। ठीक, बल्कि सभी उपन्यासी हैं। ठीक, तो कहा गया कि सही युग्म कौन सा है। तो पहला है कि याद रखो सूरज सारी दुनिया लोक ऊपर थल्ले में धरती आकाश में सबसे बड़ा है, जिंदगी नामा का है। और फिर इसमें बताया गया कि तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ली, गोदान से हो गया। और फिर डी ऑप्शन जो है कि जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा जाती है, आपका बंटी। तो ए बी डी इसका सही यहाँ पर युग्म है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व दान कर सकता है। किस महापुरुष की पंक्ति है। सही जवाब है भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने ददरी मेले के अवसर पर भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और सारगर्भित भाषण किस जगह दिया था, किस स्थान पर दिया था। सही जवाब हो गया बलिया। अगला प्रश्न है कि पंचन के देखत प्रपंच करी दूर सबय, पंचन को स्वत
पंचतत्व में मिलिहे मैं, हरिपन हारी जस धारी के, धरम हव शांत, शांतन को सुभट सुपूत कहीं हुए मैं। उपरोक्त पंक्ति में वीर रस के किस भेद का उल्लेख इसमें किया गया है? सही जवाब हो गया युद्ध वीर। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो हमें यहाँ पर सत्य कथन बताना है। तो 5 ऑप्शन दिए गए, उसमें से जो सत्य कथन है बी और सी ऑप्शन जो है वो सत्य है। इसको लेकर हमने बहुत सारे एक्सरसाइज आपको कराई थी, प्रैक्टिस सेट भी कराया हुआ था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की? शमशेर बहादुर सिंह की कृति हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है अमन का राग, बी और डी सलोना जिस्म। बाकी कुछ कुछ कविताएं आप देख रहे हैं कि आपके सिलेबस में भी जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। ठीक, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी के आधार पर ध्वनि और वस्तु का कौन सा युग्म सही है? तो इसमें मथानी के बारे में जो चर्चा की गई है कि छच्छिर करके वो चलती है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि भेख है यह, आप विचार करके देखिए, जैसे आपका यह खद्दड़ कपड़ा है, मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुराजी तो नहीं कहिएगा। महिला आंचल किस पात्र द्वारा ये बात कही गई है? सही जवाब है ऑप्शन पहला लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें बताना है। 5 ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शंस के आधार पर जो असत्य कथन है उसमें आप देखेंगे कि बी और ई है। ठीक है, हिंदी दलित लेखन में महिला रचनाकारों की समस्या केंद्र में है, गलत है। और ई कहा गया कि हिंदी दलित लेखन परंपरा में राजेंद्र यादव, मैत्री पुष्पा और कमलेश्वर प्रमुख हैं। बाकी जितनी भी बातें कही गई हैं सब सत्य हैं, लेकिन हमें असत्य बताना था। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है। पात्रों का नाम दिया गया है, नाटक है लीला, दंतुल, अशोक, देवकी। तो अगर हम मिलान करेंगे तो लीला का संबंध किससे है? एक और द्रोणाचार्य से। दंतुल का संबंध आषाढ़ का एक दिन। अशोक का संबंध किससे हो गया? आधे अधूरे से। और देवकी का संबंध स्कंद गुप्त से। इस बार मैं जो पैटर्न देख रहा हूं, इस तरीके वाला पैटर्न काफी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? सही सुमेलित युग्म कौन सा है हमें बताना है। तो निबंध का नाम इसमें दिया गया है और ये हूबहू एकदम सिलेबस से उठा लिया गया है। सिलेबस को आपको सीरियसली देखना है। युग्म आप तुरंत बता देंगे कि कौन सा सही सुमेलित है। तो दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु का है और प्रताप नारायण मिश्र शिव मूर्ति का है। बाकी आप देख रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का होना चाहिए। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह का, इसी में अल्टरनेट कर दिया है। तो हमें सही ही बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, केवल ए और बी। अगला प्रश्न है कि विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही जवाब है 1974। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालय में आई स्कीम के अंतर्गत रुपए पाने के लिए इनमें से किस युग्म ने योजना बनाई? तो इसका जो सही जवाब है कि शनिचर कालिका प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो रहा है ऑप्शन दूसरा। ठीक, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां। तो मगही सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कुड़माली और खुंटाली। कुछ ये नए प्रश्न के तौर पर इनको देख सकते हैं आप। अगला जो प्रश्न है कि अपना अपना भाग्य कहानी के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ठीक, तो यहाँ पर जो कूट दिया गया है उसमें सही है ऑप्शन ए, फिर सी, फिर ई है। ठीक, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। एकदम से सिलेबस से उठा लिया गया है और मेन पात्र है। यहाँ पर हमें बताना है कि राजा निर्वंशिया का संबंध किससे है? जगपति से। फिर कोसी का घटवार, आप देख रहे हैं कि इसमें कोसी का जो घटवार दिया हुआ है वो है हवलदार धर्म सिंह। सिक्का बदल गया सहनी और चीफ की दावत मिस्टर शामना। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन तीसरा होना चाहिए। ए का 3 और बाकी जो ऑप्शन दिया गया है बी का हो गया यहाँ पर 4। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य पे ध्यान रखना है। तो पांचों ऑप्शन को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें जो असत्य विकल्प के तौर पर है वो सी और डी है। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला।
अगला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है, गोंडानी छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप है। ये ऑप्शन क्या है यहाँ पर? गलत है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बोलियों का नाम दिया है सिरमौरी, कन्नौजी, खड़ी बोली, अवधी, और हमें मिलाना है कि आखिरकार कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो आप देखेंगे बुलंदशहर का खड़ी बोली हो गया, फिर फतेहपुर का हो गया अवधी, इसके बाद मंडी का हो गया सिरमौरी, और इटावा जो बोली है वो कन्नौजी हो गया। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है विभिन्न संप्रदायों के आधार पर। तो जो इसका कूट है यहाँ पर सत्य के रूप में, कि आचार्य कुंतक ने रीति रचना के 3 मार्ग बताए, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। फिर इसके बाद भट्टनायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति और संयोग से लगाया, और कहा गया कि ध्वनि के 3 भेद माने गए, वस्तु, अलंकार और रस। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, सी, डी। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास में आई घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। थोड़ा सा ये रटने वाले या फिर याद करने वाले पैटर्न को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, फिर भी हमने खोजा है और आप लोगों ने भी परीक्षाओं में किया होगा। पहले नंबर पर हो गया यहाँ पर सी, ठीक है, दूसरे नंबर पर बी, फिर तीसरे पर ए, फिर चौथे पर ई और पांचवें पर डी। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है इस पे आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर लगाना है। आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, महाराणा का महत्व इत्यादि दिया है। जो कूट इसमें दिए गए हैं वो होने चाहिए EDCAB। जहां पर कुछ इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला जो प्रश्न है सुमेलित पर आधारित है, जो कि जन्म वर्ष पर आधारित प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ, माधवी वर्मा का कब हुआ और राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ। तो यहाँ पर जो सही जवाब इसका यहाँ पर हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन दूसरा, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि कौन सा पात्र झूठा सच उपन्यास में नहीं है, हमें इसको बताना है, ठीक। तो 5 इसमें पात्रों के नाम दिए गए, उसमें जो नहीं है उसमें मुंशी चुन्नीलाल नहीं है और मिस्टर ब्राइट नहीं। बाकी आप देखेंगे कि जितने भी पात्र हैं सब झूठा सच उपन्यास से जुड़े हुए। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि अचरज होत तुमहु सब गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्द हूं पर है वारे। प्रेमघन की पंक्तियां हैं, किस महापुरुष के अपमान पर लिखी गई? सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, जिनको कि काला कहकर पुकारा गया था, तो प्रेमघन ने उसको लिख दिया है। अगला प्रश्न देवनागरी लिपि से संबंधित है और हमें बताना है कि असत्य कथन कौन सा है, ठीक। तो देवनागरी लिपि के संदर्भ में आप देखेंगे तो बी और डी जो ऑप्शन दिया गया है वो असत्य है। हमें ध्यान रखना है, असत्य के बारे में बताना है, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि भारत भारती में उद्धृत लक्ष्मी, अहल्या, बाजियाबाई, भवानी, पद्मिनी जिन नगरों की रानी थी उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर ऊपर में प्रश्नों में नाम दिया गया है रानियों का और हमें मिलाना उसको, मतलब क्रम से मिलाना, ठीक। तो पहले नंबर पर हो गया झांसी, दूसरे नंबर पर ग्वालियर, तीसरे पे इंदौर, चौथे पर हो गया आपका चित्तौर और पांचवें पर हो गया नाटौर, ठीक। तो इस तरीके से जो कूट बन रहा है ऑप्शन पहला है। अगला प्रश्न है जो पूछा जा रहा है कि सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव से पर्यवेक्षित होने वाली यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी के संदर्भ में कहा है? तो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उसने कहा था के बारे में बात कही गई है। अगला प्रश्न है गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में किसने कही है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। महिला आंचल से पंक्ति ली गई है, दामुल हौज शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? सही जवाब है आजीवन कारावास। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस साधन की सहायता से आर्थी व्यंजना के अंतर्गत प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति नहीं होती? तो इसमें जो सही जवाब है वो है साहचर्य। अगला प्रश्न है कि काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है, और जितने भी काव्य ग्रंथ आप देख रहे हैं
सभी सूफी काव्य ग्रंथ से रिलेटेड है। तो देखा जाए तो पहले नंबर पर चित्रावली, दूसरे नंबर पे ज्ञानदीप, तीसरे नंबर पे हंस जवाहिर, चौथे नंबर पे आप देख रहे हैं इंद्रावती, और पांचवें नंबर पे अनुराग बासिर। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक कौन है? सही जवाब है किशोरी लाल गोस्वामी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है? सरस्वती पत्रिका में। यहाँ पर सरस्वती पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था ये हमें बताना है। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा 1909 में। अगला प्रश्न है कि रासेव असंभु नवरस सरस छंदु चंदु की आमिसम श्रृंगार वीर करुणा विभच भय अद्भुत संत सम। तो इसमें हम देख रहे हैं कि रस की बात की गई है, छंद की बात की गई है। तो किस संदर्भ में चंद्रवरदाय ने इन पंक्तियों को लिखा है? सही जवाब है रासवों की व्याख्या के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा कथन गैंग्रीन कहानी से संबंधित है? तो कथन तो दिए गए हैं 5, लेकिन उसमें से 2 ही ऐसे कथन है जो कि गैंग्रीन से संबंधित है कि मालती एक पंखा उठा लाई और महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले। बाकी जितने भी कथन दिए गए हैं वो उपयुक्त कथन के अंतर्गत नहीं है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक या लेखकों का जन्म वर्ष सही सुमेलित है? तो ये भी आपके सिलेबस से ही जितने भी कवि जुड़े हुए हैं या फिर रचनाकार हैं वहीं से सवाल पूछ लिया गया है। बीच में हमने एक सीरीज चलाई हुई थी, अब पता नहीं आप लोगों ने कितना उस पर विश्वास किया था। अज्ञेय का पूछ लिया गया 1911, सही है, और इसमें मुक्तिबोध 17। ठीक है, अज्ञेय और मुक्तिबोध ये मेरे लिए काफी लकी भी रहे हैं क्योंकि रिसर्च वर्क भी रहा है हमारा इस पे। सही जवाब हो गया ए और ई। बाकियों का जो भी यहाँ पर दिया गया सब गलत है। जैसे माधवी वर्मा का आप देखेंगे 1907 है, ठीक है, और बाकियों का जैसे दिनकर का हो गया, दिनकर का 1905 नहीं है, और महादेव, ये दोनों ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, बकरी नाटक में आए गीतों की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। थोड़ा सा ये कठिन सवाल है। तो पहले से बाद के क्रम में देखा जाए तो पहले नंबर पर है जा जा के सींच आई हर एक क्यारी, फिर दूसरे नंबर पर है ऊह करी न अह करी गांधी जी की बकरी, और तीसरे नंबर पे है तन मन धन उन्नायक, चौथे नंबर पर है धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों में से घूमता, और पांचवें नंबर पर है दुर्जन के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो। ठीक, तो सही जवाब जो हो रहा है डी बी सी ई ए हो रहा है। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि इसका अध्ययन हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक? यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि इसी के ढांचे पर 34 वर्ष पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रचनाकार के संदर्भ में कहा गया है? तो बात तो की जा रही है तुलसीदास की, लेकिन सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, जायसी के बारे में बात कही जा रही। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बताया गया कि साहित्य को जनजीवन के समीप लाने का श्रेय भारतेंदु युग के निबंधों को कहा जा सकता है। विचार प्रधानता और गंभीर मनोभावों का विवेचन द्विवेदी युग की विशेषता रही है। छायावाद में केवल ललित निबंध लिखे जा रहे थे, गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी केवल विचार प्रबंध निबंध ही लिखे हैं, ये भी यहाँ पर क्या है, गलत है। ललित निबंध के अंतर्गत कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार है, सही है। तो जो कूट बन रहा है ए बी ई बन रहा है। अगला जो प्रश्न है वक्रोक्ति सिद्धांत के संबंध में, और बताना हमें कि असत्य है। ठीक, तो वक्रोक्ति सिद्धांत को आप देखेंगे तो बी और डी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये क्या है, असत्य है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कृपा कांड, बड़ा ही छोटा सा प्रश्न, सही जवाब हो गया कृपा कांड के रचयिता कौन है, घनानंद है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर हम मिलान करेंगे, उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष दिया गया है, तो झूठा सच का हो गया 1958, ये भी आपके सिलेबस से ही उठाया गया है। थोड़ा सा भी अगर आप देख कर जाएंगे तो आप आराम से सवाल कर सकते हैं। महिला आंचल का हो गया 1954। गोदान यहाँ पर देखिए 1935 दिया, लेकिन सही मायने में क्या होना चाहिए था 36। छोटी सी बात को लेकर आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि हर जगह यही पढ़ाया जा रहा है और प्रश्न कैसे बनाया जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको आप क्लेम कर सकते हैं। मानस कहां से 1974 हो गया। ठीक, तो सही जवाब नियरेस्ट जो आंसर है ऑप्शन चौथा है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? ये एक प्रश्न के विकल्प में भी आया हुआ था, माटी की मूर्ति। सही जवाब हो गया संस्मरण। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के किन 2 निबंधकारों की को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है?
इसको लेकर मैंने कितनी बार आप लोगों को सचेत किया होगा? सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है कि आगरा बाजार नाटक के पात्रों को उनके वक्तव्य के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो जब हम सुमेलित करेंगे तो जो दिया गया कि आपस में तू तू मैं शुरू हो गई, इसको कौन कहा है? इसको किताब वाले ने कहा है। फिर अबे मैंने तुम लोगों को का क्या बिगाड़ा था, इसको किसने कहा है? इसको बर्तन वाला ने कहा। बादशाह सलामत की उस्ताद है, इसको किसने कहा? इसको हमजोली ने कहा। और आपका दिमाग जैसे आसमान पर सूरज, मेरी हैसियत जैसे जमीन, इस बात को किसने कहा है? ककड़ी वाला ने कहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कूट मिल रहा है वो ऑप्शन तीसरा वाला कूट यहाँ पर मिल रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है सुमेलित पर आधारित प्रश्न। फिर से एक तरफ यात्रा वृत्तांत है और देखिए कैसे एनटीए वाले ने एकदम नींद में क्वेश्चन को बनाया हुआ है। इसको भी आप क्लेम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना तो गांजा पीने वाले और लोग नींद में नहीं रहते हैं। लेखक का नाम कैसे दे दिया और क्या कर दिया। ठीक है, तो खैर हम लोग फिर भी इसको मिलान कर लेंगे। इसका ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब हो रहा है। राहुल साकृत्यायन किन्नर देश, भगवत सरल उपाध्याय सागर की लहरों पर, प्रभाकर द्विवेदी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है पार उतरी कहीं जई हो, अमृतलाल बेंगड़ हो गया नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा। ठीक है, तो सी ऑप्शन तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित निबंधकारों का जन्म वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम क्या है? तो ये भी आपके सिलेबस से हूबहू एकदम से उठा लिया गया है। बस आप जानेंगे कि पहले कौन सिलेबस में है तो भी आप कर देंगे। तो भारतेंदु सबसे पहले हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे सरदार पूर्ण सिंह हो जाएंगे, फिर रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। इसी में खाली हेर फेर कर दिया था। ठीक, तो चौथे नंबर पर हो जाएंगे आपके विद्यानिवास और पांचवें नंबर पे नामवर सिंह। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है खली बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? अब इससे इजी क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है जो कि उस पे आधारित है, पैराग्राफ पे है। तो पैराग्राफ आप लोग मिलान कर लीजिए, टिक देख लीजिए कि आप लोगों ने क्या क्या किया हुआ था। ठीक है ना, टिक देख लीजिए, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोच रहा था कि इस पे विस्तार से बात करूं, लेकिन क्योंकि जब मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं, मैं कहीं बाहर गया हुआ था। आप लोग बार बार कर रहे थे कि सर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। बोलने की तो इच्छा बहुत थी, लेकिन मजबूरी थी, मैं समय पे नहीं कर पाया। फिर भी मेरी कोशिश रही कि क्लेम करने के पहले आप लोग जरूर जान जाइए कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है और किस पे क्लेम कर सकते हैं। तो ज्यादा क्लेम वाले नहीं है, आप देखेंगे कि 5-6 क्वेश्चन है जिसपे कि आप कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि आप लोग मिला लिए होंगे और आप अनुमान भी लगा लिए होंगे कि कट ऑफ क्या जा सकती है, या फिर आप किस जगह पर हैं, नेट है या फिर जेआरएफ है। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।